स्टूडेंट, तो आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए जो भी सीईटी एग्जाम ली जाएगी वो स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम स्टडी करेंगे कि जो एग्जाम में आ सकते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज the imaginary force which can be described as the tendency of an object following a curved path to fly outward from the center of the circle is options दिए है centrifugal force, centripetal force, gravitational force, Newton force। तो ये जो क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन चैप्टर का है। तो वहाँ आप लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन देखी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, लेकिन एज इट इज डेफिनेशन जो है वो नहीं पूछी जाएगी। कुछ वर्ड्स इधर के उधर होंगे लेकिन मीनिंग जो निकलता है वो सेम रहेगा। तो आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये आप लोगों ने स्टडी किया ही होगा। जैसे एक बॉल लेते हैं, ठीक है, ये बॉल को हम लोग मूव कर रहे हैं। ये बॉल जो है सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। तो यहाँ जो है ये जो रस्सी है तो वो टेंशन अप्लाई कर रही है। ये बॉल जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है, मतलब सेंटर की तरफ खींच रही है। तो जो फोर्स एक्ट होगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स किस टाइप का है। जैसे यहाँ वर्ड यूज किया गया है आउटवर्ड, ठीक है, फ्लाई आउटवर्ड यहाँ लिखा है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इमेजिनरी फोर्स, ये कैसा है, इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड से ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर है तो वो इमेजिनरी वर्ड्स उसके साथ आएगा। तो इसीलिए हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टेशनरी बार मैग्नेट प्लेस नियर द कॉइल प्रोड्यूसेस, ऑप्शन दिए है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, नन ऑफ द अबव। पहले समझ लो कि क्या दिया है। अ स्टेशनरी मैग्नेट, यहाँ एक मैग्नेट प्लेस करते हैं, सपोज ये नॉर्थ और ये है साउथ। नियर द कॉइल, और एक कॉइल यहाँ रखेंगे, ठीक है। सपोज ये कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। अगर ये नीडल स्टेशनरी रही, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जा रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा कॉइल से। लेकिन अगर वो डिफ्लेक्ट हो गई राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक करंट ये कॉइल से पास हो रहा है। लेकिन वर्ड क्या यूज किया गया है, स्टेशनरी, ठीक है। ये बार मैग्नेट एक पोजीशन पे रखा है, ठीक है, उसे मूव नहीं किया है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर ये स्टेशनरी है तो ये कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है, उसके लिए ये बार मैग्नेट अगर मूव करेंगे हम, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होगी दैट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, मूविंग बार मैग्नेट चाहिए, ठीक है, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ नहीं है, बार मैग्नेट स्टेडी है, तो इलेक्ट्रिक करंट ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरली चार्जेस के बारे में बोला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, वो टाइप का अट्रैक्शन यहाँ नहीं है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस की कोई बात ही नहीं आ रही, वो भी ऑप्शन नहीं है। सो द लास्ट ऑप्शन ये जो है नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, फिर आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। So friends, the third MCQ is
what will come in place of X and Y? X NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 प्लस YH2O, यह X है और यह Y है। तो बहुत सारे इस टाइप की रिएक्शन की आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या सिंपली एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है, मतलब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है। नेचुरली सॉल्ट एंड वाटर तो फॉर्म होता ही है। अभी यहाँ जो सॉल्ट फॉर्म हो गया बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। पहले सोडियम का जो मेटल है वो देखेंगे, यहाँ Na2 है तो नेचुरली X की जगह 2 आना चाहिए क्योंकि Na के 2 एटम्स है। यहाँ अगर X की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2O, 2 ऑक्सीजन के एटम, ये 4 टोटल 6 एटम, और यहाँ ये साइड में 4 ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 2 कम है तो यहाँ Y की जगह क्या करेंगे 2 प्लेस करेंगे। अभी ऑक्सीजन का नंबर सेम हो गया। अभी हाइड्रोजन बचा 2H और ये मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन, और यहाँ ये साइड में भी टोटल 4 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को जस्ट बैलेंस करना था, तो ये हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ भी हमने 2 प्लेस किया, यहाँ भी हमने 2 प्लेस किया, तो ये 2 और 2, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिलो फेनोमेनॉन व्हाई वायलेट लाइट बेंड मोर देन द रेड लाइट? यह एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके बताइए है। वायलेट लाइट जो है ज्यादा बेंड हो रहा है, रेड लाइट मतलब कम बेंड हो रहा है, इतना बेंड नहीं हो रहा एज कम्पेयर टू रेड लाइट। वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा बेंड हो रहा है। तो हमको बताइए फेनोमेनॉन क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। जब व्हाइट लाइट जो है ट्रांसफर होता है प्रिज्म से, ठीक है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब ट्रांसफर होता है और तब वो रिफ्रैक्ट होता है एंड दैट फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ ऑप्शन दिए है, यहाँ हम लोगों को बताना है कि वायलेट लाइट ज्यादा बेंड क्यों नहीं हो रहा। तो उसके आंसर्स यहाँ हम लोग देखेंगे। द वेवलेंथ ऑफ बोथ लाइट इज सेम। जितनी भी लाइट है, व्हाइट लाइट जब सेपरेट होगा तो डिफरेंट कलर्स में सेपरेट होगा, तो हर एक लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, सेम वेवलेंथ तो नहीं होती है किसी भी 2 लाइट की। तो वेवलेंथ ऑफ बोथ लाइट इज सेम, ये इनकरेक्ट है। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वायलेट लाइट, ठीक है। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो वायलेट लाइट से बड़ी है, और यहाँ ऑप्शन में द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन रेड लाइट, और द इंटेंसिटी ऑफ बोथ लाइट इज डिफरेंट। अभी इंटेंसिटी का यहाँ कुछ काम नहीं है, सो ये 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है, लेकिन डायग्राम को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि वायलेट लाइट जो है वो कम बेंड हो रहा है, मतलब रेड लाइट की क्या ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। अगर स्पीड के हिसाब से बोलो तो वायलेट लाइट की स्पीड कम है होती है और रेड लाइट की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वायलेट लाइट, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, fifth question is among the following elements which is the metalloid? एग्जाम ऑप्शन भी है सिलिकॉन, लीड, निकल, क्रोमियम। इसमें सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड मीन्स व्हाट? विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो सेमीकंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लीड नहीं होगा, निकल नहीं होगा, क्रोमियम नहीं होगा, ठीक है। देन द सिक्स्थ question, the image remains imprinted on a retina for how much second? बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनॉन है ये। 1/8 of a second, 1/16 of a second, 1/4 of a second, 1/6 of a second। तो ये जो फेनोमेनॉन यूज किया जाता है जनरली मूवीज में, ठीक है, एक के बाद एक इमेज दिखाई जाती है। पहले इमेज का इम्पैक्ट हमारे रेटिना के ऊपर 1/6 ऑफ अ सेकंड तक के रहता है। तो हम लोगों को वो एक कांस्टेंट ऐसे मूवी लगती है कि एक के बाद एक इमेज जो है वो
दिखाई जाती है, लेकिन हम लोग उसे एक मूविंग का पार्ट की तरह उसे देखते हैं वो मूवी को। लेकिन आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि रेटिना के ऊपर वो जो इमेज का इंप्रेशन है वो कितने टाइम तक रहता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग याद रखो। और सिलेबस के बाहर का कुछ तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट है या डे टू डे लाइफ में के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ बातें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आप लोगों को पता रहना जरूरी है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, the seventh question is silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to formation of ऑप्शन दिए है Ag2O, Ag2S, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी ये जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं ये अगर ज्यादा देर एयर में एक्सपोज करके रख दिए तो क्या होता है कि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है H2S वो सिल्वर के साथ रिएक्ट होता है। तो रिएक्शन क्या होती है, Ag प्लस H2S और वो फॉर्म करता है Ag2S, मतलब सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। और ये सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। यहाँ रिएक्शन बैलेंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ H2S है, यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होता है। तो ये जो Ag2S है इसका कलर ब्लैक होता है, इसीलिए सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक इन कलर मतलब हो जाते हैं प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। सो ऑप्शन में Ag2 है, Ag2S ये ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द एलिमेंट्स विच अकर इन नेचर इन मोर देन वन form having same chemical properties but different physical properties are called। तो ये जो है इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट है। ठीक है, डायमंड मतलब एक प्रीशियस हम जिसे मानेंगे एक प्रीशियस स्टोन है, बहुत महंगा रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा शाइन है उसमें। और ग्रेफाइट जो है लीड पेंसिल में आप लोग जो यूज करते हो वो ग्रेफाइट होता है। तो मतलब फिजिकल फॉर्म टोटली डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, मतलब कार्बन ये एलिमेंट जो है वो सेम है। तो केमिकली प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, लेकिन फिजिकल फॉर्म टोटली डिफरेंट होता है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के सब जो ऑप्शन दिए हैं वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, देन हम लोग आगे के 2 क्वेश्चन लेंगे। सो स्टूडेंट, द 9th क्वेश्चन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इन सेल्सियस इज। बहुत सारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं। पहला मेल्टिंग पॉइंट 1063, 2700, 0 और 100। ये नहीं हो सकता, ये हमको पता है वाटर का है। देन 11778 और ये सब वैल्यूज दी है। इसका पूरा चार्ट आप लोगों के साइंस की बुक में दिया है। ठीक है, वो आप देखो कि कहाँ दिया है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो अलग अलग एलिमेंट के अच्छे से लर्न कर लो। तो गोल्ड का मैं बता देती हूँ। गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1063 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 2700 होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Then the last question, which satellite fixes the location of any place on the earth surface in terms of its very precise latitude and longitude? तो सैटेलाइट्स की भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बुक में दी है। और कौन सा ऐसा सैटेलाइट है कि एक पर्टिकुलर जो प्लेस है उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है, उसका लैटिट्यूड बताएगा, लॉन्गिट्यूड बताएगा। तो वो जो सैटेलाइट है वो है नेविगेशनल सैटेलाइट। तो जैसे मिलिट्री सैटेलाइट है, मिलिट्री में काम में आएगा। ब्रॉडकास्ट है तो टीवी जो है
वो आएगा ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट में। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कम्युनिकेशन में यूज होगा। और वेदर सैटेलाइट वेदर के बारे में बताएगा। तो वेरी क्लियर है कि नेविगेशन सैटेलाइट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ली है। इसी तरह से हम लोग आगे भी एमसीक्यूज सॉल्व करके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। So I hope you understood all this. So thanks for watching this video.